गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने जो लेसन 9 में दिल्ली के जो सुल्तान है उनके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान। जैसे लेसन 8 ये सरल है वैसे। एक ही कैपिटल दिल्ली के आसपास घूमते रहेंगे। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली 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 करते रहेंगे। लेकिन कल का जो चैप्टर था उसमें किसी कैपिटल अजमेर थी, किसी डायनेस्टी की, किसी की दिल्ली थी डायनेस्टी की, किसी की पहाड़पुर थी, किसी की मुंगेर थी, किसी की तंजौर थी, तो किसी की कांजीवरम थी, तो किसी की मदुरई थी, तो किसी की आपके जो अब का जो सोलापुर है महाराष्ट्र का वो थी राष्ट्रकूटम। तो इसमें एक सरलता रहेगी कि दिल्ली के बारे में अपने को देखना करना है। लेकिन डायनेस्टी सारी की सारी 5 डायनेस्टी थी, वो उसने बारी बारी से टाइम टू टाइम एक एक को पछाड़ के दूसरी आई, दूसरी को पछाड़ के तीसरी आई। तो इस तरह से 5 डायनेस्टीज, और उन पांचों डायनेस्टीज के बारे में आज पढ़ेंगे। इन पांचों डायनेस्टीज में जो खास बात यह है कि कल कल अपने कहा था किंगडम्स। इन पांचों डायनेस्टीज में जो किंग है उसको सुल्तान कहा गया। सुल्तान। ये डायनेस्टीज जो थी ये लगभग 300 ईयर तक राज किया इन्होंने। 300 ईयर्स तक राज किया इन्होंने। और इसमें कितने किंग्स यानी सुल्तान हुए? लगभग 32 सुल्तान हुए। लेकिन 32 सुल्तान पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है। जो खास खास डायनेस्टी में 3 4 2 जो जो खास हुए, जिन्होंने जो जो कोई रिवाज या कस्टम डाले वो पढ़ेंगे बस। अब बात आती है कि इन सुल्तानों की हिस्ट्री का सबूत क्या है। सबूत तो आपको, आप दिल्ली जाओगे तो मिल जाएगा। सीरी फोर्ट, तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला मैदान, तुर्कमान गेट, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। और सबसे बड़ा नाम है कुतुब मीनार। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये बोलते सबूत हैं सुल्तानों के राज का। किंग किंग जो हुए वहां 300 सालों में, उनका बोलते मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा और क्या सोर्सेज हो? ये तो ठीक है, पत्थरों के सोर्सेज है। और क्या सोर्सेज है? इनके जो कोर्टियर होते थे, जैसे तुगलक था, बताया मैंने, तुगलक का कोर्टियर जो दरबारी होते थे, जियाउद्दीन बर्नी, फरिश्ता, वो इसके दरबार में आते थे, रहते थे। तुगलक के दरबार में जैसे ट्रेवलर आया इब्न बतूता, तो ये लोग क्या कि इनके जो कोर्टियर दरबारी होते थे, ये इनके सारे एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय यानी जस्टिस, और इनके वार्स, हारने जीतने आदि, हारने के तो कम लिखते थे, जीतने के ज्यादा लिखते थे, क्योंकि इनको कोर्टियर से सोना चांदी अशर्फियां वगैरह मिलती थी। लेकिन ये जो इनके जो ब्यौरे होते थे, इनके जो डिस्क्रिप्शंस होते थे, उनको त्वारिख कहा गया है। त्वारिख। और हिंदी में अपने बोलते हैं ना, आज क्या तारीख है, तो वो क्या है? क्रोनोलॉजी है, टाइम ही तो बताता है तारीख। तो त्वारिख में क्या, त्वारिख एक सोर्सेज है सल्तनत काल के या मुगल काल के, जो आगे आएगा 300 साल के बाद में, इनका इतिहास जानने के लिए तवारीख जो लिटरेचर है उसमें सारा ब्यौरा मिलता है। उसी के बेस पर क्या है, आज अपने
उनमें क्या क्या लिखा हुआ है अपने पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने बताया था कि हर एक लेसन का एक सोर्स कोड होता है, याद करने के लिए, लर्निंग के लिए। कोड का मतलब है कि फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला आपको याद है तो उस लेसन के बारे में सारा सब कुछ बोल जाओगे आप, सब कुछ याद रहेगा आपको, यदि कोड को डिकोड करना जानते हो आप तो सेकंड के अंदर ही कोड याद हो जाएगा और उसको डिकोड करते रहो, सारा लेसन याद रहेगा। तो कल जैसे अपने किंगडम्स पढ़े थे तो उसमें एक सोर्स कोड था CPR। ये चंदेल, चौहान और ये इस तरह से थे, परमार, पाल, ये इस तरह से थे। आर जैसे राष्ट्रकूट वगैरह पढ़े थे इस तरह से। तो आज जो है, जो आज का जो सोर्स कोड है इस लेसन को सीखने और याद रखने के लिए, कभी भूलो नहीं आप, इसके लिए एक सोर्स कोड बढ़ा के दे रहे हैं अपने को। तो इसमें जो 300 ईयर्स के अंदर 5 डायनेस्टीज है, 5 डायनेस्टीज में SKTSL। एस का मतलब स्लेव डायनेस्टी, के मतलब खिलजी डायनेस्टी, टी मतलब तुगलक डायनेस्टी, एस मतलब सैयद डायनेस्टी, एल मतलब लोधी डायनेस्टी। अब इन डायनेस्टीज में कौन कौन खास खास हुए, क्या क्या काम किए, ये फटाफट अपने देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को शुरू करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश। एक इन 300 सालों के अंदर एक लेडी भी सुल्ताना हुई जिसको रजिया सुल्तान कहा गया। इस पर फिल्म भी बनी, रजिया सुल्ताना। बलबन, चार काफी है इसमें पढ़ने के लिए। ये सारे डायनेस्टी जो है लगभग 75 ईयर्स तक रही। स्लेव का मतलब तो नौकर होता है, दास होता है। ये कैसे राजा थे? तो एक कोई राजा दास हो, स्लेव हो, ये कैसे? इसका मतलब ये है कि जो भी मोमडन, जो इंडिया के अंदर जो मोमडन किंग थे, वो अपने आप को फ्री या स्वतंत्र किंग नहीं मानते थे। वो कहते थे हम सेवादार हैं। किसके? तुर्की में बैठा खलीफा, उसके सेवादार हैं। जैसे राम जी के वनवास में भरत जी बोलते थे ना कि मैं तो सेवादार हूं, राज तो राम जी का है। तो वैसे ही क्या है कि ये बोले हमारे राम जी तो वहां तुर्की में बैठे हैं खलीफा, हम तो उसके सेवादार हैं, इसलिए ये डायनेस्टी स्लेव का कहलाई। और वो एक खाली जो सिंहासन है खलीफा का रखते थे। इसके पास के अंदर क्या है कि एक छोटा सिंहासन जो था वो ये बैठते थे कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना या बलबन। मतलब कि हम उसके सेवादार हैं खलीफा के, इसलिए ये कहलाया स्लेव डायनेस्टी, जो 75 ईयर्स तक रही। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 में इसने इंडिया में दिल्ली के अंदर जो शासन शुरू किया। ये आपने पहले वाले लेसन में मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, इनके अटैक्स वगैरह खूब पढ़ा लिखा है। ये सारे के सारे, ये भी 300 ईयर्स वाले जो सुल्तान है, ये भी अफगानिस्तान से आए। ये अफगानिस्तान से
इंडिया में लूटपाट करने के लिए आए थे। शुरू में तो लूटपाट किया करते थे, मोहम्मद गजनी जैसे मंदिर को लूटता था, काशी के मंदिर को लूटा, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, सोना चांदी जो भी मंदिर का था इकट्ठा करके ले गया है वो गजनी। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज गिल जो बैटल था तराइन के, और वो आपको पता ही है, जैसन को भी इसने मोहम्मद गौरी ने हराया था। ये वार करके लूटपाट करके ये वापस अफगानिस्तान चले जाते थे खजाना लूट के। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था। उसने सोचा कि अपने दिल्ली में रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे, और उसने स्लेव डायनेस्टी नियम डाल। कुतुबुद्दीन ऐबक के दो कामों के बारे में क्वेश्चन बनाए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के दो काम बताए। एक तो कुतुब उल इस्लाम मॉस्क बनाई, उसने मस्जिद बनाई। कुतुब मीनार हर एक कोई जानता है, दिल्ली में कुतुब मीनार। ये किसने शुरू करवाई थी? शुरू करवाई थी इसने, पूरा किसने करवाया था? जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुजर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ जो है इल्तुतमिश था, ये गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को पूरा कराया। और इल्तुतमिश ने क्या काम किया? राजस्थान के राजाओं से लड़ाइयां लड़ी इसने, अपने साम्राज्य को, सल्तनत को एक्सपेंड किया, और इधर यूपी की तरफ भी एक्सपेंड किया इसने, कुछ इसे एमपी की तरफ भी ये लड़ाइयां लड़ी। कुतुब मीनार को इसने पूरा कराया। और जो एक पश्चिम से एक ये आ रहे थे, इसके ऊपर एक खतरा और आ रहा था। ऊपर इनको एक खतरा और के सुपीरियर खतरा था, वो था मंगोल्स। मंगोल्स इतने क्रूर थे कि कहीं भी जाते, वार करते या अटैक करते, तो जब तक वो नरमुंड के झुंड नहीं बना देते, पहाड़ नहीं बना देते, तब तक उनको मजा नहीं आता था। इतने क्रूर थे वो, और युद्ध कला में भी बहुत प्रवीण थे। तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन, इनका एक सुपीरियर खतरा था सल्तनत का, मंगोल्स। मंगोल्स कौन थे? चंगेज खान का आपने नाम सुना है, कितना खतरनाक पर्सनैलिटी थी वो। सेकंड में मुंडी अलग करने का काम होता था उसका। चंगेज खान की फौज से कोई विद्रोह कर देता था या कोई भाग के राजा आ जाता था, तो उसको इल्तुतमिश शरण नहीं देता था कि फालतू में क्या है शरण देंगे, और वहां से क्या है कि अटैक करने के लिए मंगोल सेना आएगी। ये अटैक मतलब अटैक होने ही नहीं दे अपने, उनका सुपीरियर जो क्रूअल है उनका होने ही नहीं दे। इल्तुतमिश के जो सारे के सारे लड़के थे वो अयोग्य मानता था इल्तुतमिश। वो ये कहा करता था कि मेरी लड़की है रजिया, यही क्या है कैपेबल है, यही एडमिनिस्ट्रेशन और फौज को संभाल सकती है बड़ा अच्छा। उसको गद्दी पर बैठा दिया इसने। इल्तुतमिश जब मर गया तो ये रजिया गद्दी पर रही। लेकिन जो नीचे वाले जो सरदार कोर्टियर होते थे, फौजदार टाइप, वो क्या है कि मुसलमान होने के नाते, मुसलमान में क्या है कि औरतों को कोई अधिकार नहीं होता किसी किस्म का। औरत औरत का मतलब शोषण ही होता है। उसका मतलब क्या है कि औरत सुल्तान कैसे बन सकती है,
हमारे बीच में से कोई सुल्तान बनेगा, जो मेल होगा वही बनेगा। लेकिन फिर भी रजिया जो है थ्रोन के ऊपर बैठी, योग्य थी वैसे, लेकिन जो मेल जो सरदार थे बलबन जैसे, और उन्होंने इसको पीछा करके मार दिया। रजिया सुल्तान जो वो कोर्ट के अंदर जो बैठती, तो वैसे वो मेल अटायर रखती थी, मतलब पुरुष पोशाक पहन के बैठती थी। और जो बलबन वगैरह इन्होंने जो मारा, किल किया इसको, तो इसकी लाश को दिल्ली में आपने तुर्कमान गेट सुना होगा, वहां तुर्कमान गेट के ऊपर रजिया की लाश को दफनाया हुआ है। बलबन बलबन ने जो रजिया सुल्ताना को किल किया था, ये गद्दी पर बैठ गया, और बैठने के बाद में जो इसके जो साथी फौजदार और सरदार थे कि उनसे मैं सुपीरियर रहूं और ये मेरे को सुल्तान माने, इसके लिए इसने दो टू कस्टम्स दो कस्टम दरबार में लागू कर दिए। और फारसी कस्टम, क्वेश्चन पूछते हैं वो कौन से दो कस्टम बलबन ने लागू किए। एक तो सिजदा, एक पाए पाए बोस, बोलते हैं ना पाए लागू, पैरी पहना, इस तरह की बातें बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं। सिजदा, सिजदा में जैसे फिल्मों वगैरह में या कोई किसी को करते हुए आपने इस तरह से देखा होगा, दरबार में जाते हैं तो इस तरह से कार्निश करते हैं, इस तरह से यूं यूं सिर को झुकाते हैं, झुक जाते हैं। ये जो कार्रवाई है, ये जो एक्शन है, ये सिजदा कहलाता है। ये दोनों पारसी कस्टम्स थे, और इस इन कस्टम्स से क्या है कि जो इसके बलबन के जो नीचे थे वो मन मन में नाराज भी थे कि ये क्या पारसी सिस्टम लागू किया है इसने। पाए बोस मतलब जो ये सिजदा करता, फिर वो बलबन के, सुल्तान के पैरों को चूमना बहुत जरूरी होता था। इसके नीचे कितना ही बड़ा वो सेनापति या फौजदार या सामंत हो, वो जो सिजदा करेगा और पैरों को चूमेगा। तो ये दो कस्टम्स से उनको ये कहता था कि तुम लोग मेरे से नीचे हो, आई एम द सुपीरियर बलबन, इसलिए उसने दो ये डाला। और इसने मंगोलों से जो सुपीरियर खतरा था उधर से, अफगानिस्तान से ये आने वाला था, मध्य कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज जैसे शहरों से और से, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, एशिया से जो खतरे आने वाले थे मंगोलों के, उनसे बलबन ने सुरक्षा की। अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं खिलजी में एंटर करने से पहले। दूसरा जो कोड अपने डिकोड करेंगे, ये खिलजी, इसमें दो काफी हैं पढ़ने के लिए, दो सुल्तान, जलालुद्दीन। ये अलाउद्दीन का नाम खूब सुना है, पद्मिनी वगैरह, अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ का घेरा वगैरह फिल्म फालम भी बनी। तो जलालुद्दीन इस अलाउद्दीन का चाचा था, उसने बलबन के वंशजों को खत्म करके खुद गद्दी पर बैठ गया था जलालुद्दीन खिलजी। और इस जलालुद्दीन को मारा इसी के भतीजे अलाउद्दीन ने। जब कोई यात्रा से जा रहा था तो इसके ऊपर एक भारी गेट बनाया हुआ था कि जो ही जलाल चाचा इधर से आएगा उसके ऊपर ही गेट गिरा देंगे। ऐसा ही किया, गेट गिरा
हाथी पर था जलालुद्दीन, वो गेट गिरा और वही मर गया। दूसरा खिलजी सुल्तान जो है अलाउद्दीन, पहले इसके वार्स जो इसने लड़ाइयां लड़ी और विजयी हुआ, विजयी तो ये बेईमानी से हुआ। चाहे चित्तौड़ का घेरा हो, चाहे रणथंभौर का घेरा हो, चाहे आपके सिवाना दुर्ग का घेरा हो, चाहे उधर मांडू का घेरा हो, चाहे साउथ में लड़ाइयां हो, बेईमानी से सामने वाले में फूट डाल देना और फिर उस पर काबिज हो जाना। अलाउद्दीन ने ये काम किया। इस काम से उसने अपने सल्तनत को साउथ तक ले गया, बढ़ा लिया, खूब बढ़ाया उसने। अब थोड़ा साउथ में जो वार की है उसके बारे में देख लेते हैं। मेन जो 4 साउथ में, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 30 ये आपके 300 ईयर्स सल्तनत एरा में, पीरियड में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने ये जो है ये विंध्य पर्वत, विंध्य माउंटेन को पार किया, यानी साउथ में गया, अलाउद्दीन का नाम आएगा। अलाउद्दीन ने ये जो आपकी ये गोदावरी रिवर है, इसके नीचे ही आंध्र प्रदेश में वारंगल डायनेस्टी होती थी। वारंगल वारंगल में काकते डायनेस्टी थी, काकते, उसको हराने का मकसद ये था कि यहां से जितना भी सोना चांदी और जो भी लूट सके ले करो। यहां वारंगल में काकतियों को हराया। यहां कर्नाटक में द्वार समुद्र, सी समुद्र, मतलब समुद्र का द्वार, एक शहर था द्वार समुद्र, उसमें होयसेल डायनेस्टीज थी, होयसेलों को हराया। और आपको पता ही ये साउथ में बिल्कुल एक्सट्रीम में पांडे वंश होता था, पांडे कल पड़ा था, पांडे वंश, मदुरई जिनकी राजधानी होती थी, मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई, वहां पांड्यों को हराया, यहां से सोना चांदी ले लिया। और सबसे ज्यादा जो भरपूर सोना चांदी लिया इसने, वो ये आपके यहां समझिए आप देवगिरी, जहां आज संभाजी नगर है या औरंगाबाद कहते थे पहले, इसके आसपास जो एक शहर था देवगिरी, देवगिरी का नाम बार बार आएगा। इसका नाम गैसुद्दीन तुगलक ने, यहाँ सोने चांदी को देखकर जब तुगलक वंश डायनेस्टी आई तो इसका नाम जो है दौलताबाद कर दिया था कि दौलत खूब है यहाँ, दौलताबाद, देवगिरी। ये दिल्ली है। विंध्य को पार करके इसने देवगिरी में लूट मचाई। ये जो 4 मैंने, देवगिरी में यादव डायनेस्टी थी और आपके होयसल डायनेस्टी, पांडे डायनेस्टी और काकते डायनेस्टी, इन डायनेस्टी को हरा के सोना चांदी लूटने का मुख्य कार्य किसने किया? इसका एक गुलाम खरीदा हुआ था, गुजरात से खरीदा था उसने, मलिक काफूर। मलिक काफूर ये बहुत बड़ा तगड़ा वॉरियर था। इन डायनेस्टीज को इसने मलिक काफूर ने हराया और सोना चांदी लूट के अलाउद्दीन को दिया। अलाउद्दीन इसको छोटा
छोटा राज भाई कहता था इस तरह से। तो मल्लिक काफूर का नाम, अलाउद्दीन का सेनापति कौन था, मल्लिक काफूर का नाम पूछ लेते हैं। अलाउद्दीन के साउथ के अभियान में, साउथ के वार के अभियान में कौन सा सेनापति प्रमुख था? मल्लिक काफूर। ये गुलाम था, खरीदा गया था। उस समय 1000 दिनार में खरीदा था गुजरात से। 1000 दिनार, उस समय की 1000 दिनार मतलब सोने गोल्ड की। इधर अलाउद्दीन ने जालोर, सिवाना और इधर गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मांडू और उधर बिहार में कड़ा, सारी जगह अटैक करके इसने अपने सल्तनत को फैलाया, एक्सपेंस किया इसने और खूब धन दौलत लूटी। इस अलाउद्दीन का एक खास काम ये किया इसने, इसके पास फौज जो 4.5 लाख की फौज थी, 4,1/2, 4.5 लाख की फौज थी। अब उसको तनख्वाह देना और उसको रसद की आपूर्ति सही सही होती रही, ये बहुत जरूरी था, वरना फौज भाग जाएगी छोड़ के। तो इसकी रसद वगैरह और अच्छी तरह से चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए इसने मार्केट पर कंट्रोल किया। इसने मार्केट पर कंट्रोल कैसे किया कि कोई भी डीलर कोई भी चीज, अनाज वगैरह कोई भी चीज हो, सबके भाव जो है फिक्स कर दिए अलाउद्दीन। इसके 100 रुपये से ज्यादा नहीं लोगे, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिए, और कम नहीं तो लोगे। दोनों में कोई गड़बड़ पाई जाती तो उन व्यापारियों को लाया जाता और तलवार से सिर को अलग कर दिया जाता। तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कम तोले या ज्यादा पैसा ले ले, मोल मुलाई बार्गेनिंग करके। इससे ये फायदा हुआ कि जो 4.5 लाख या 4.5 लाख जो फौजी थे, वो बाजार में जाते थे, उनको अच्छा सामान आराम से मिल जाता था, और इनके साथ साथ नागरिकों को भी मिल जाता था। और जो एक्स्ट्रा अनाज होता था, एक्स्ट्रा ग्रेन, उसको व्यापारी इकट्ठा नहीं कर सकते थे कि बाद में क्या प्राइसेस बढ़ेगी तब बेचेंगे, ये करेंगे, इकट्ठा नहीं करते थे। तो वो अनाज क्या होता था, उस एक्स्ट्रा अनाज को मंडी में खिलजी प्रशासन खरीद लेता था, स्टोर कर लेता था। जैसे आज भी एक्स्ट्रा गेहूं वगैरह और चावल वगैरह एफसीआई स्टोर में रखती है, वैसे ही खरीद लिया करता था। और मंडी में कोई गड़बड़ नहीं हो, सारे नियम कानून से सब कुछ खरीद फरोख्त चलती रहे, इसके लिए क्या है कि इंस्पेक्टर रहते थे, उसको कहते थे सहाना ए मंडी, ए मंडी। मंडी मतलब जहां अनाज वगैरह वो बिकने आते हैं बाजार, उस ऑफिसर को कहते थे सहाना ए मंडी। ये ध्यान रखता था। ये फारसी शब्द है। ए तुझके बाबरी, बाबर, बाबर की तुझके, सहाना ए मंडी, मंडी का सहाना। इसका मतलब का, हिंदी में का कहते हैं ना ए, और फारसी में ए बोलते हैं। ममालिक ए अर्ज, वजीर ए आजम, ए बीच में लगा देते हैं। तो सहाना ये मंडी या बाजार का कंट्रोल अलाउद्दीन का कैसे क्या करता था, ये आपको बता दिया। फौज के लिए करता था दरअसल में। सारी जमीनों की नाप जोख करवा दी इसने।
लैंड मेजरमेंट। इसने इस तरह का सही इलाज किया कि सारी जमीनें, कोई भी जब टैक्स देता था किसान तो ये नहीं कह सकता था कि मैं, ये तो जमीन मेरी नहीं है, मेरे नाम से नहीं है, मेरी तो 50 बीघा ही है, आपने 100 बीघा कह रखा है। ऐसे नहीं होता था। उसने सारी जमीन लैंड को नाप जोख करवा के किसानों के नाम वगैरह हो कि ये इस जमीन को जोतता है, इसको टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो जिस तरीके से इसने नाप जोख कराई, आगे शेर शाह सूर ने कराई, सही कराया, और अकबर तक ने इसको आगे फॉलो किया। फौज के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो, नकली कोई फौजी नहीं खड़ा कर दे, तनख्वाह लेते थे। नकली खड़ा करके कहते हैं इसकी भी तनख्वाह दो। गधा गधे पर रंग करके खड़ा कर दिया कि ये घोड़ा है, इसकी भी तनख्वाह दो। इस ऐसी बेईमानी रोकने के लिए अलाउद्दीन ने तीसरा काम फौज के लिए ये किया, दाग एंड चेहरा। चेहरा किसका? फौजी का। उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, चेहरा कैसा है, लंबा चौड़ा, और बायोडेटा उसका बना लिया करते थे, उसको कहते हैं चेहरा, ताकि कोई दूसरा आके तनख्वाह नहीं ले जाए। दाग, जो घोड़े वगैरह और होते थे, उनके उनके पशुओं के, हाथी या घोड़े जो भी फौज में होते, उनके क्या है कि एक सील लगाया करते थे पीठ के ऊपर, अलाउद्दीन की सील होती थी। तो इसका मतलब ये सील वाला जो पशु है, ये घोड़ा है, ये दाग दिया गया है, मोहर लगा दी गई है, और ये युद्ध में काम आने वाला है। और उसका जो एक्सपेंस है वो अलाउद्दीन दिया करता था कैश, क्योंकि बहुत पैसा था लूट का, कोई दिक्कत नहीं थी। क्रूअल तो था ही, सारे के सारे मोहम्मदन जो है क्रूअल थे। चित्तौड़ के घेरे के अंदर पद्मनी का किस्सा, जो राजपूत एक ही दिन के अंदर 30,000 राजपूतों के कत्ल किए थे इसने, अलाउद्दीन। मतलब कहने का ये इतने क्रूअल होते थे। इसकी टैक्स की क्या व्यवस्था थी? नागरिकों से टैक्स भी तो वसूल करता था ये। टैक्स, अलाउद्दीन टैक्स को, एक टैक्स तो होता था खिराज। ये जो खेती बाड़ी होती थी उस अनाज का 50% अलाउद्दीन लेता था। कैटल्स होते थे, पशुधन, उस पर टैक्स लगाया करता था। हाउस टैक्स आज भी लगता है, जो घरों घरों पर भी ये टैक्स लगाया करता था। इस तरह से खिराज था, कैटल्स पर था, हाउस हाउस टैक्स था। इस प्रकार की टैक्स की व्यवस्था थी। मेन खिराज होता था 50%, या तो अनाज दे दीजिए आधा, या अनाज के बराबर पैसे राज में जमा करा दीजिए, उसको खिराज कहते थे। क्वेश्चन पूछ लेते हैं खिराज क्या है ये। सबसे जो इसका अच्छा काम कहिए वो ये था कि जो सुपर खतरा था, सुपर डेंजर मंगोलों का, चंगेज खान का, उसकी फौज का अलाउद्दीन की फौज से आमना सामना हो गया था। और वो भी एक बार नहीं, 4 बार, और चारों ही बार जो है मंगोलों को ऐसा हराया इसने, अलाउद्दीन ने, कि 5वीं बार तो उन्होंने छोड़ ही दिया कि भारत पर कट लगा दो, इंडिया पर कट लगा दो, उधर नहीं जाने का। इतना डरा दिया था मंगोलों को उस सुपर खतरे को अलाउद्दीन ने, कि मंगोलों के घोड़े जब पानी पीने जाते थे तो पानी वो घोड़ा पीता नहीं था, तो वो मंगोल सैनिक आपस में बातें करते थे, यार क्या हो, ये पानी नहीं पी रहा,
पानी में किसी अलाउद्दीन के फौजी की शक्ल देख ली क्या इस घोड़े ने? मंगोलों को तो अलाउद्दीन ने इतना डरा दिया था, 4 बार के अभियानों के मंगोलों को फेल कर दिया था। अलाउद्दीन को ज्यादा इसलिए पढ़ना पड़ा अपने को, जैसे चोल एम्पायर में गांव का प्रशासन था, आर्ट एंड कल्चर था, मंदिर वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह सारे पड़े थे अपने। तो वैसे ही क्या है कि अलाउद्दीन ने बड़े इंपॉर्टेंट काम किए थे। हालांकि ये खिलजी वंश जो है ये 25 एक साल ही राज कर पाया था। इसमें जो लास्ट में एक खुसरो था, अमीर खुसरो, इसी की अलाउद्दीन की गद्दी पर बैठा था अमीर खुसरो, उसकी हत्या तुगलक गैसुद्दीन तुगलक ने की थी। और इसका बेटा फिर गद्दी पर बैठा, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने। मजाक में कहते हैं ना कि तुगलक है क्या तुम, जो कल्पना में सपनों में खोया रहता है उसको तुगलक कहते हैं ना। तो सपने वाले निर्णय लेता था ये। इसी के दरबार में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के बारे में, इसके जो सपने थे और ये फेल कैसे हुआ और ये क्या किया करता था, उल्टी सुल्टी बातें, वो इब्न बतूता ने किताब में लिखा है। इसने क्या उल्टी सुल्टी बातें की थी? जो तुगलक वंश सबसे ज्यादा रहा, 100 साल तक रहा, 100 ईयर तक। लेकिन इसने इस काल में बड़ी उल्टी सुल्टी बातें करी थी। एक तो इसने क्या किया था कि दोआब, ये एरिया पंजाब वाला ये एरिया है, ये काफी रेवेन्यू देता था, अनाज वगैरह काफी होता था। आब का मतलब होता है वाटर या पानी, दो दो नदियों के बीच में। तो दोआब के जो किसान थे उनके ऊपर उसने भारी टैक्स लगा दिया। वो नाराज हो गए, खेती करना छोड़ गए। इसके शासन प्रशासन को खतरा हो गया, एक प्रकार का सत्याग्रह हो गया। इसके बाद में इसने कॉइन चलाए तांबे के। कि सोने चांदी के सिक्के क्या मायने रखते हैं, तांबे के भी सिक्के होते हैं। तो तांबे के सिक्कों के लिए क्या है कि हर घर के अंदर तांबे के सिक्के, तांबा खूब होता है जगह जगह, सोना चांदी नहीं मिलता है। तो तांबा क्या है कि वो तांबे के सिक्के। और उसमें एक सिस्टम और कर दिया इसने बैंकिंग में, कि तांबे के सिक्के लाए और बदले में सोने और चांदी के ले जाएं। तो राज के सोने चांदी के जो असली धन था वो खाली कर लिया, वो तांबा इकट्ठा कर लिया इसने। तो ये सपने जैसी बात थी, कोई नहीं। तीसरी जो सबसे वास्तव में कल्पना और ये किया, तो इसने ये था कि वो मंगोलों के आक्रमण दिल्ली पर सीधा हो जाता है और राजधानी को चेंज कर लेता हूं मैं, दिल्ली से दौलताबाद। देवगिरी यही तो है यादवों की। इसका नाम गैसुद्दीन ने बदल के दौलताबाद किया था, कि दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल चेंज करो। सारी दिल्ली के दिल्ली वासियों को बोला कि चलो दौलताबाद दौलताबाद दौलताबाद। अब बेचारे क्या है, बूढ़े बच्चे बीमार, बिना खाने पीने और ये जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, और दिल्ली को खाली करो, दिल्ली को खाली करो। बीच के अंदर ही क्या है, इसको इसको प्लान आ गया, बोले यार ये प्लान तो सही नहीं है, वापस चलो वापस चलो वापस चलो, वापस ले गया अपने कारवां। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन को कितना बड़ा नुकसान हुआ सल्तनत को। लेकिन इसके बाद में फिरोज शाह आ गया था, फिरोज शाह तुगलक। ये 1388 तक राज किया इसने।
तुगलक, मोहम्मद तुगलक 1351 में मर गया था। मरने पर पता है इससे कितने परेशान थी प्रजा। और इतिहासकार कहते हैं कि जो लिखते हैं तुगलक के इतिहास में, वो लिखते हैं कि मरने पर, तुगलक के मरने पर इस प्रकार से प्रजा को राजा से मुक्ति मिली और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली। फिरोज शाह तुगलक भाई ये इरिगेशन के लिए बहुत जाना जाता था। इसने खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई का प्रबंध किया। पहली बार नहरें निकाली, सतलज से, यमुना से, फिरोज नहर, आज भी है पाकिस्तान में, नाम है फिरोज नहर का, फिरोज नहर, इरिगेशन के लिए। इसने 30 तक मस्क बनाई, मस्जिदें बनाई। हालांकि इसकी माँ जो है हिंदू भटियानी रानी थी। 30 मस्क बनाई, 40 बिल्डिंगें बनाई। फिरोज शाह कोटला मैदान जहाँ स्टेडियम भी है ये, और सीरी फोर्ट है वो अलाउद्दीन ने बनाया, जिसको पढ़ चुके आप। फिरोज शाह के बाद में कमजोर ही सुल्तान बैठे, कमजोर कर दिए। उधर से खतरा, ईरान की तरफ से खतरा आ गया। तैमूर लंका कब आया? तैमूर लंग, लंग इसलिए कि ये लंगड़ा था और इतना क्रूअल था। ये भी क्या है, मुंडियों के ढेर लगाता था। ये भी लूटने के लिए दिल्ली आ गया। उसमें एक तुगलक था, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन तुगलक वंश को कमजोर कर गया। सारे पैसे वैसे जो भी था ये तैमूर लूट के नसीरुद्दीन को ले गया। नसीरुद्दीन देखता था, कमजोर हो गया। और कमजोर होते ही क्या है कि ऐश डायनेस्टी आ गई, सैयद वंश। महमूद साहब के जो वंश है उनको सैयद कहते थे। मुल्तान में एक सरदार था खिज्र खां। खिज्र खान तैमूर की हेल्प से खिज्र खान ने नसीरुद्दीन को हटा के खिज्र खान बैठ गया। और फिर एक महमूद शाह भी बना। इसके बाद में फिर इस्लाम शाह भी बना। और उसके बाद में अलाउद्दीन शाह भी बना। कामकाज और इनके कुछ नहीं है, थोड़े दिन के लिए 35 ईयर्स तक रहे ये, इसलिए इनको ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं, याद करनी है। इतना रखना है याद कि सैयद वंश था एक, सैयद सुल्तान। और तैमूर लंग का अटैक तुगलक के टाइम में हुआ। अब जो अपने जो वंश लेने जा रहे हैं लास्ट, इस लोधी डायनेस्टी में सैयद वंश का जो आखिरी राजा था उसको बहलोल लोधी ने डिटॉक कर दिया। बहलोल लोधी। उसके बाद में सिकंदर लोधी और इसके बाद में इब्राहिम लोधी। ये 1526 तक रहा और बाबर से हुई लड़ाई और ये खत्म हो गया इब्राहिम लोधी। तो ये सल्तनत काल खत्म हुई और बाबर बैठ गया, मुगल कहलाया वो। इससे इब्राहिम लोधी को खत्म करने के लिए इसी 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 के वंशज का था एक दौलत खां लोधी। उससे इस इब्राहिम की पटती नहीं थी। दौलत खां लोधी ने उस बाबर को बुलाया था, बोले इसका अटैक करके इसको हटाओ, ये गंदगी यहाँ से, और आप राज करिए। दौलत खां लोधी ने बुलाया था इसको, इसे लड़ने के लिए इब्राहिम लोधी को। और पानीपत के फर्स्ट वार में इसको इब्राहिम लोधी हार के इस वंश को खत्म कर दिया था। इस लोधी वंश में सिकंदर लोधी बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। दिल्ली के आगे मैंने 2 लाइनें लगा रखी है।
2 बार राजधानी, एक बार देवगिरी तुगलक मोहम्मद तुगलक ने बदलने का कोशिश किया लेकिन कैंसिल हो गई। लेकिन दूसरी बार क्या है कि सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया दिल्ली से। तो आप आगरा जाते हो या आगरा की बात चलती है तो आपको पूछ सकता है कोई कि आगरा किसने बसाया, कि सिकंदर लोदी सुल्तान ने बसाया। वहां अपनी इसने राजधानी शिफ्ट कर ली आगरा में, सिकंदर लोदी ने। और इसने बड़े युद्ध वगैरह वार वगैरह किए इधर उधर, काफी एक्सपेंस किया। जो तुगलकों ने समेट दिया था उसको सिकंदर लोदी ने एक्सपेंस किया जीत कर। ये कोड डी कोड हो गया। 5 डायनेस्टी, उसमें कौन कौन से सुल्तान, सोर्स कोड डी कोड हो गया। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि 300 ईयर्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया करते थे, सेना की कैसे व्यवस्था होती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अपने चोल साम्राज्य को पढ़ा था। चोल में बताया था कि जो प्रोविंस तो स्टेट जो थे, डिस्ट्रिक्ट और छोटे परगना और विलेज। चोलों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, स्टेट को मंडलम कहते थे, याद है ना, मंडलम। और डिस्ट्रिक्ट को वलांडू कहते थे और विलेज को नाडू कहते थे। परगना उनकी था ही नहीं। अब ये जो है सल्तनत में, ये सुल्तान लोग क्या कहते थे, अपने एरिया को बांट रखा था उन्होंने स्टेट में, ये कहते थे सूबा या इकता। इकता। और इसके जो चलाने वाला था वो बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट सिख, उर्दू का शब्द है सिख, इसको चलाने वाला उसका नाम बताएंगे। परगने को चलाने वाला मतलब कुछ गांव को इकट्ठा कर लेते, जैसे पंचायत होती है कुछ गांव, जैसे 15-20 गांव को परगना कहते हैं। बंगाल में है ना 24 परगना, 24 गांव का एक समूह है। कलकत्ता से साउथ की तरफ 24 परगना है वो। और विलेज, इनको कौन संभालता था? विलेज को तो मुकद्दम और पटवारी संभालते थे और इसको आमिल संभालता था। आजकल होता है ना एसडीएम वगैरह, आमिल कहते थे उसको उसमें। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जो सिख थे, सिख, वो सिकदार संभालता था। और ये जो इकता है इसको मुफ्ती कहते थे। तो कहने का मतलब हुआ ये तो हुआ मुख्यमंत्री, और सिकदार हुए कलेक्टर, और आमिल हुआ एसडीएम, और उससे नीचे गांव को मुकद्दम और पटवारी हुए। जो आज भी सेंटर की क्या मिनिस्ट्री थी इनकी, मोदी जी की भी मिनिस्ट्री है, वैसे ही इनकी भी, सुल्तानों की भी मिनिस्ट्री होती थी। लेकिन कोई कानून लिखत पढ़त होता नहीं था, नाम नाम के होते थे। वो सुल्तान को गुस्सा आ जाता तो मिनिस्ट्री भी ये गर्दन उड़ा देते थे तलवार से। तो जो रेवेन्यू संबंधी जो होता था उसको तो वजीर कहते थे। चेस के खेल में एक किंग का होता है ना, जो हर तरफ चारों तरफ चल सकता है, वजीर, ये एक प्रकार का प्रधानमंत्री होता था। मुमालिक ए अर्ज
अर्ध मतलब सेना, सेना का मोमालिक, सेनापति, ये सेनापति कहिए या रक्षा मंत्री कहिए, क्योंकि दोनों ही काम होते थे। जो सिविल के काम करते थे उसको फौज का भी काम करते थे। जैसे कलेक्टर होता है तो अब कलेक्टर जो है वो खाली सिविल का काम करता है, जनता का काम करता है। वो कभी पाकिस्तान से युद्ध हो तो वो कलेक्टर लड़ने नहीं जाता, वहां लड़ने कौन जाती है? फौज जाती है। लेकिन सल्तनत काल में और आगे जो काल पड़ेंगे उसमें सिविल काम के साथ साथ उसको फौजी भी होना पड़ता था। वो ममालिक के अर्थ, धार्मिक जो चीजें, जो जमीन जायदाद वगैरह जो सुल्तान दे देता था मस्जिद को, मंदिर को, या और को, किसी को जमीन जायदाद, उसका रिकॉर्ड वगैरह और धार्मिक, उस उसका मंत्री होता था धार्मिक मंत्री, काजी। ये देखता था कि पाजामा टखनों से ऊंचा है या नहीं है, दाढ़ी मुसलमान की पूरी लंबी है या नहीं है, मुंह सफाचट है या नहीं है। इस तरह के काम जो है काजी देखता था। आज भी होते हैं, दारू वाले इंस्पेक्टर नहीं होते क्या, आबकारी विभाग होता है, तो गलत दारू नहीं बना रहा है और नहीं कर रहा है। तो ये अप्रोक्स 300 ईयर्स का जो सुल्तान है, 5 डायनेस्टी में अपने डिकोड किया है इसको। और कोड के हिसाब से मैं सोचता हूं आप डिकोड कर लोगे, जो ही कोड आएगा सामने पूरा लेसन आपको अपने आप याद हो जाए, ऐसी आशा करता हूं। आगे फिर अगले लेसन का कोड तैयार करेंगे, तब तक इसको डिकोड करते रहिए। थैंक यू।